लद्दाख में हिंसा की खबर ने पूरे भारत को परेशान कर दिया है। भारत का एक ऐसा प्रदेश जिसका मूल स्वभाव ही अहिंसा और शांति का रहा है, वो कैसे सुलग गया, कैसे इतना अशांत हो गया। हिंसा भी ऐसी वैसी नहीं, सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया, सीआरपीएफ की गाड़ी को जला दिया गया, सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया। और तो और जिस राजनीतिक दल ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने का असंभव सा काम कर दिखाया, लद्दाख प्रदेश की अलग पहचान गढ़ने का काम शुरू किया, उसके दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। इतने कम समय में बीजेपी से इतनी ज्यादा नफरत समझ से परे है। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, जो कुछ भी लद्दाख में 24 तारीख को हुआ उसे सामान्य घटना नहीं कहा जा सकता। यह सब कुछ एक गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। मामला तब और गंभीर लगने लगता है जब हम लद्दाख की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, समझते हैं लद्दाख का एक बड़ा इलाका पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है। एक संवेदनशील सीमावर्ती इलाका होने की वजह से इस पूरे मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ताजा अपडेट भी यही है, केंद्र सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि कारगिल में धारा 163 लागू कर दी गई है। मतलब सार्वजनिक जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ऐसे प्रदर्शन करता है तो प्रशासन की तरफ से सख्त एक्शन लिया जाएगा। 24 सितंबर को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत की खबर है। 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं गंभीर रूप से। करीब 30 सुरक्षाकर्मी भी जख्मी हुए हैं। शांति बहाली के लिए लद्दाख प्रशासन ने फिलहाल इंटरनेट सेवा को भी बंद कर रखा है। कारगिल में दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहे, जबकि बोरो, सांकू, पनिखर, पदुम, ट्रेस्पोन और आसपास के अन्य कई इलाकों से भी पूर्ण बंद की खबरें ही आई। नए सिरे से हिंसा भड़कने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। लोगों की आवाजाही पर कड़ी पाबंदी भी लगा दी गई है और इसी के साथ हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा रही है, उन्हें पकड़ा जा रहा है। इस मामले में अब तक कांग्रेस काउंसलर समेत 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। बुधवार रात से जारी गिरफ्तारी का यह सिलसिला अभी भी जारी है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता की तरफ से पुलिस को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं, हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो मरे हैं उसके लिए कौन जिम्मेवार है? यही लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने कल भड़काया था, नौजवानों को गलत रास्ते पर लेकर के गए थे। हम ऐसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या हम इसको इसी तरह से लद्दाख को जलने देंगे? जब गवर्नमेंट ने एक बार कह दिया कि आपसे बात की जा रही है, लोगों का नाम आपने तय किया है, 6 तारीख उसके लिए तय है, तो आप क्यों उसको तूल दे रहे हो? जरूर इसके पीछे एक साजिश की बू आती है। अभी जांच की जाएगी कि कौन कौन लोग इसके पीछे, कहां से पैसा आता है, कहां से ये सब चीजें होती हैं। तो मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि लद्दाख में शांति व्यवस्था बनी रहे। हमारे धार्मिक संगठन, हमारी राजनीतिक पार्टियां, हमारे सामाजिक संगठन इसके लिए आगे आए और माहौल को खराब ना होने दें। हमने देखा है जहां इस प्रकार के, हमने जम्मू को जलते हुए देखा है और इसके पीछे पाकिस्तान की साजिश थी। अभी भी जांच होगी कि कौन कौन लोग कहां से जाकर के कहां से ये इस प्रकार का पैगाम लाते हैं। जैसा हमने पहले भी कहा, लेह हिंसा मामले को लेकर गृह मंत्रालय बेहद गंभीर है। गृह मंत्रालय की प्राथमिक जांच में जो कुछ भी खुलासे किए गए हैं वो आपको जरूर जानना चाहिए। केंद्र सरकार की जांच रिपोर्ट बताती है सोनम वांगचुक इस पूरे बवाल के पीछे खड़े नजर आते हैं। हमने भी कल आपको बताया था कैसे अचानक एक सोशल एक्टिविस्ट रहे सोनम वांगचुक की सियासी सक्रियता संदेह पैदा करती है। उनकी मांग, अपनी मांगों को मनवाने की उनकी नीति एक जिद के रूप में नजर आती है। बाकायदा बयान जारी करके गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया है, लद्दाख में बुधवार को हुई हिंसा के लिए सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जिम्मेदार है। वांगचुक ने भड़काऊ बयान दिए और उनके भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया गया। हिंसा के बीच अपना उपवास तो तोड़ा, लेकिन हालात काबू करने के प्रयास की जगह एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। मंत्रालय ने कहा कई नेताओं ने वांगचुक से हड़ताल खत्म करने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने हड़ताल जारी रखी।
उन्होंने अरब स्प्रिंग रैली और नेपाल में जेनजी विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करके युवाओं को गुमराह किया। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर वांगचुक ने 10 सितंबर से भूख हड़ताल शुरू की, जो 24 तारीख की हिंसा का आधार बना। वांगचुक की मांग जिद क्यों लगती है, यह भी सोचिए। केंद्र सरकार उन मांगों पर लगातार विचार कर रही है, संबंधित लोगों से बातचीत कर रही है। इसके लिए हाई पावर कमेटी का गठन भी किया गया है। 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। पिछली बातचीत 27 मई को हुई थी। 20 सितंबर को केंद्र सरकार की समिति ने एलएबी और केडीए के प्रतिनिधियों के साथ 6 अक्टूबर को बैठक का ऐलान किया था। हालांकि सोनम वांगचुक ने लेह में हुई हिंसा के पीछे किसी राजनीतिक साजिश से इनकार किया है और कहा है कि उनके आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने तो अपनी भूख हड़ताल खत्म करते वक्त भी कहा था, शांति का पैगाम फेल होते देखकर ही वो अनशन तोड़ रहे हैं, प्रदर्शन रोक रहे हैं। 500 नौकरियों के लिए 50,000 लोगों ने नाम भरे थे, मगर उनका रिजल्ट या टेस्ट नहीं करा रहे थे ताकि वो 50,000 खामोश इंतजार करते रहें डर डर के कि मेरे नौकरी पर फर्क ना पड़ जाए। तो आज उन सब का वो गुस्सा निकल के आ गया और वो सड़क पे आ गए। दूसरी तरफ लद्दाख के लोगों को बिना लोकतंत्र के रखा गया। स्टेट के बाद यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कोई मंच नहीं है जहां पर लोग अपने मंशा अनुसार यहाँ का प्रबंधन कर सकें। और जो 6वां शेड्यूल है, जो जनजातियों को अपने अपने इलाके का संभालने के लिए एक मिनी पार्लियामेंट, मिनी असेंबली देती है, उसका भी वादा करके पूरा नहीं हुआ था। हाल ही में मैं जो इन सब के लिए या उनकी आवाज बनकर आवाज उठा रहा था, तो मुझ पर फिर बहुत जुल्म करने लगे। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए, ऐन मौके पर ऐसा क्या हुआ, कैसे पब्लिक इतनी ज्यादा भड़क गई। आंदोलनकारियों ने 23 सितंबर की रात में 24 सितंबर को लद्दाख बंद बुलाने का आह्वान किया। भीड़ जुटाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। लोगों से लेह हिल काउंसिल पहुंचने की अपील की गई। इसका असर दिखा और बड़ी तादाद में लोग पहुंचे लेह हिल काउंसिल के सामने। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने बैरिकेड्स लगा रखे थे। जैसे ही आंदोलनकारी आगे बढ़े, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ दी। फिर हालात बिगड़ गए। उन्मादी भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को जला दी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक और बात जो सामने आ रही है, 23 सितंबर यानी मंगलवार के दिन वांगचुक की हड़ताल पर बैठे 72 वर्षीय सेरिंग अंगचुक और 62 वर्षीय ताशी दोलमा की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है इसके बाद धरनास्थल पर कुछ नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए थे और इसी के बाद लेह एपेक्स बॉडी यानी कि एलबी की युवा इकाई ने बंद का आह्वान किया था। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। बात हिंसा आगजनी तक पहुंच गई। अब बात बिगड़ चुकी है तो हर पहलू को खंगाला जा रहा है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार लद्दाख हिंसा के पीछे विदेशी कनेक्शन की भी पड़ताल कर रही है। हिंसा भड़काने के पीछे कहीं कोई विदेशी साजिश तो नहीं है। इस वजह से इसी साल फरवरी में वांगचुक की पाकिस्तान यात्रा भी जांच के दायरे में आ गई है। वांगचुक इस साल फरवरी में पाकिस्तान गए थे। उन्होंने वहां पहुंचने का एक वीडियो संदेश भी जारी किया था, जिसमें वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने का जिक्र करते दिखे। ये बताया था कि वो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए वहां पर आए हैं। इसे पाकिस्तान की डॉन मीडिया ने आयोजित किया था और उसमें वो शामिल होने के लिए पहुंचे थे, इसका जिक्र उन्होंने किया। लेकिन शांत रहने वाले प्रदेश को किसने अशांत कर दिया, बड़ा सवाल है ये। आपको जानकर हैरानी होगी, लद्दाख में ऐसे हिंसा की घटना 36 साल के बाद हुई है। इससे पहले 27 अगस्त 1989 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। उस वक्त पुलिस गोलीबारी में 3 लोग मारे गए थे। 36 साल बाद ऐसे हिंसक घटना ने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्मादी भीड़ का चेहरा युवा कैसे बन गए, इसकी पड़ताल जरूरी है। आगे ऐसी घटना ना हो, इसकी जांच भी जरूरी है। ये तमाम तथ्य इस ओर इशारा करते हैं। तो महत्वपूर्ण है ये पूरा घटनाक्रम, जिसका साफ साफ हमने संकेत कल बताया था कि क्या
स्थिति नजर आती है, इसके पीछे की सोच क्या नजर आती है, वो विश्लेषण। लेकिन आज फिर से इस बात को सामने रखना जरूरी था, जैसा प्रियंका हमने इस विश्लेषण के जरिए बताने का प्रयास किया दर्शकों के साथ कि देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, सरकार ने कैसे इसके पीछे गहरी साजिशों की तरफ इशारा किया है, अपना जो गाइडलाइन या नोटिस जो जारी किया है, या इसको लेकर के जो अपनी बात सामने रखी है। बिल्कुल, जैसे कि देखिए सोनम वांगचुक ने सफाई तो यहाँ पर दे दी है, उन्होंने बयान तो जारी कर दिया है, लेकिन शक उन पर होना इसलिए भी बन जाता है क्योंकि जिस तरह से वो लीड कर रहे थे, क्योंकि हर जगह जब भी कोई अपनी बात किसी युवा को या किसी एक कम्युनिटी को अपनी रखनी होती है तो वो रखते हैं और उस पर, लेकिन जब इस तरह से आगजनी, हिंसा, इस तरह की चीजें देखने मिलती हैं तो जो उस आंदोलन को लीड कर रहा होता है उस पर सवाल खड़े होने लाजमी हो जाते हैं। और जरूर सरकार को कुछ ऐसे तथ्य जरूर मिले होंगे, मुझे लगता है, तभी उनकी एनजीओ का जो है लाइसेंस रद्द किया गया है। तो अब सवालों के घेरे में वो आ गए और अब इस पर पूरी जांच की जाएगी और जो बात है वो खुलकर भी अब सामने आने की पूरी उम्मीद भी लग रही है।